सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग वंस अगेन। मैं हूं देवेश मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं रेस मशीन्स। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया होगा, और उसके बाद आरएस अपनी सामने खड़ी है तो उससे भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आज कुछ कंटेंट आरएस के ही ऊपर है। और वैसे थंबनेल टाइटल से भी आप लोग को पता चल गया होगा। तो आज हम लोग एक नॉर्मल सा कंपैरिजन करेंगे कि अगर मैं किसी को बाय करनी हो आरएस या आरसी में तो कौन सी बाय करनी चाहिए। वैसे मैं इसमें इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आरएस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक ये भी रिव्यू दूंगा कि अगर आपको आरसी के ऊपर क्या कहते हैं आरएस चूज़ करनी है तो उसके क्या रीज़न है जो आपको आरएस चूज़ करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। लेट्स गो। सो बेसिकली आज हम लोग एक नॉर्मल सा कंपैरिजन लेंगे बाकी अदर कंपैरिजन में 200 सीसी सेगमेंट्स की जितनी बाइक है। तो हम आपका ये डाउट आज क्लियर कर देंगे कि आपको अगर आप कोई और बाइक ले रहे हैं तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आरएस लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए तो ये चीज़ आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो देखते रहिए। और हाँ, R15 V3 150 सेगमेंट की है, लेकिन तब भी उसको आजकल कंपैरिजन 200 सीसी सेगमेंट से होता है। तो आपको उसके ऊपर भी आरएस क्यों लेनी चाहिए, मैं इसके भी रीजंस बताता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बाकी बाइक के फ्रंट से, और जो कि सबसे पहला एक मेन रीज़न मैं बताऊँ आपको तो इस प्राइस सेगमेंट की। तो जबकि ये बाइक क्या कहते हैं 1,80,000 के अप्रॉक्स लखनऊ में पड़ती है ऑन रोड पर। तो और बाकी क्या कहते हैं R15 वर्जन 3 भी इसी रेंज में आती है। RC 200 थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट में थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, और बाकी 200 सेगमेंट में अपाचे 200 आती है, तो वो भी लगभग इसी प्राइस रेंज में आती है। और आपको लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में अगर सबसे बेस्ट चीज़ चाहिए तो वो यही हो सकती है, क्योंकि ये 200 सीसी सेगमेंट किंग है, और जो इसमें पावर रिलीज़ करता है 25 bhp की, वो मतलब बहुत ही कम में रिलीज़ होती है, और बाकी लिमिटर भी इस बाइक में नहीं है। तो इसलिए भी क्या कहते हैं आपको कहता है कि हाँ भाई 140-150 तक अप्रॉक्स जाती है बाइक। तो बात हो गई यहाँ पे प्राइस सेगमेंट की, बाकी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और अब बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट की, जो कि लगभग अगर आप फ्री सर्विस करा रहे हैं तो अप्रॉक्स क्या कहते हैं 1500 के अंदर ही अंदर लगभग हो जाती है। और क्या कहते हैं अगर आप इंजन ऑयल सब कुछ चेंज करवा रहे हैं, और अगर इंजन ऑयल नहीं चेंज करा रहे, मैं आपको अपना खुद पर्सनली बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बार मैंने इस बाइक की सर्विस 500 के अंदर ही अंदर करा ली थी, जबकि मुझे इंजन सिर्फ टॉपअप कराना था। और बाकी मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ दूसरे बाइक्स के कंपैरिजन में। ये गियर लीवर होता है, तो ये चीज़ क्या कहते हैं लगभग इसकी कोई बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है, 200-300 रुपये के अप्रॉक्स आती है, ये भी 500-600 के अप्रॉक्स आता है। तो बाकी बेसिकली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बजाज एक इंडियन ब्रांड है, तो उस वजह से इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही कम पड़ती है इनकी सबकी प्राइसेस। तो इस वजह से ऐसा है कि सर्विस कॉस्ट और बाकी क्या कहते हैं आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और जापानीज़ कंट्रीज़ की बाइक्स को लेंगे तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। और बाकी इसमें ये भी चीज़ क्या कहते हैं सही है कि इंडियन ब्रांड है, और तो इसकी वजह से थोड़ा प्राइसिंग में अच्छा रहता है और सर्विस कॉस्ट अच्छा है। और बाकी क्या कहते हैं इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है, सब कुछ मतलब एक मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। मेरा ये मानना है कि भाई मेंटेनेंस सब गाड़ियों में होता है, लेकिन तब भी मतलब जैसा कि अगर आप टीनेजर है तो क्या कहते हैं भाई थोड़ा सा होता है कि भाई हाँ ठीक है एक बजट फ्रेंडली बाइक होनी चाहिए, तो उसके लिए भाई ये एक बजट फ्रेंडली बाइक है, और मेंटेनेंस भी बहुत ही लो है इस बाइक का। तो अब आ जाते हैं इसके इंजन पे, जो कि बजाज 200 सीसी में DTS-i इंजन देता है, जो कि ट्रिपल स्पार्क है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटेड भी है, और जो कि वर्जन 3 और RC 200 में ये वाला इंजन नहीं आता है। और DTS-i ट्रिपल स्पार्क इंजन होने की वजह से ये बाइक क्या कहते हैं 30+ माइलेज देती है, जो और RC 200 इससे लगभग अप्रॉक्स 6 to 8 कम ही माइलेज देती है। मेरा मानना है 20 से 25 के बीच में वो माइलेज देती है। ऐसा कभी मैंने माइलेज देखा नहीं है, लेकिन मतलब हाँ मैंने जब ड्राइव किया है बाइक को तो उससे एक अंदाज़ा था कि 20 to 25 के बीच में माइलेज देती है। और वर्जन 3 तो बाकी इससे ज़्यादा माइलेज देती है, क्योंकि वो सब आप लोग को पता ही है कि 155 सीसी इंजन है उसमें।
तो इसलिए वो माइलेज इससे तो ज़्यादा देती है, वो लगभग 40 के अप्रॉक्स देती है। तो इस चीज़ में मैं मानता हूँ वर्जन 3 तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन भाई फिर अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तो एक 200 सीसी सेगमेंट बाइक भी तो है, आप ये भी चीज़ देखिए। सो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है एक राइडिंग पोस्चर की बात की, और क्या कहते हैं पिलियन सीट पे मतलब क्या रहता है कि मतलब भाई मैंने भी इस बाइक पे टूर किया है, नैनीताल में गया था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप लोग भाई देख सकते हैं। बेसिकली मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी इस पे, आराम से मैं भाई पिलियन के साथ गया था, तो ना मुझे प्रॉब्लम हुई ना पिलियन को प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद अब जैसे एक राइडिंग पोस्चर की बात करते हैं, तो राइडिंग पोस्चर इसका बहुत ही कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू R15 वर्जन 3 या R15 वर्जन 2 वर्जन 1, कोई सी भी ले सकते हैं आप। तो बाकी बेसिकली मैं कंपेयर इसी से करूँगा कि R15 वर्जन 3 से और RC 200 से। तो भाई मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, देखिए जैसे वर्जन 3 में क्या होता है और तो मतलब थोड़ा सा हैंड्स पे इंच पे पाम पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है, आप एकदम आराम से बैठ के चला सकते हैं। और बाकी बात करते हैं पिलियन सीट की, तो पिलियन सीट भी क्या कहते हैं भाई सबने ही देखी होगी लगभग वर्जन 3 की RC 200 की, जो कि भाई पिलियन के लिए बहुत ही अनफ्रेंडली है, जो कि इसमें भाई थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेंडली है। और बात करते हैं अगर ड्यूक 200 की, तो ड्यूक 200 में क्या कहते हैं भाई पिलियन सीट लगभग इसी के जैसी मिलती है, वो भी फ्रेंडली है, ये भी फ्रेंडली है, मतलब पिलियन फ्रेंडली है एक तरीके से कह सकते हैं। और बाकी अब आप लोग देखिए कि मतलब सिनेमैटिक रोल, जिसमें क्या कहते हैं भाई अगर राइडर बैठा है तो कितने कंफर्ट से भाई ड्राइव करता है बाइक को। तो अब आ जाते हैं हम लोग पल्सर इस अपनी बाइक के कॉन्स पे, जो कि भाई लगभग 1 साल हो गया है मुझे खुद पर्सनली समझ में आया कि ये सब कॉन्स हैं इस बाइक में। तो स्टार्ट करते हैं एक फ्रंट से। तो जैसा कि भाई इस पर भी बाद में आते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छी फिनिश नहीं मिलती, और अगर आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो भाई न्यूट्रल, और भाई अगर आप देख सकते हैं तो भाई थोड़ी सी वाइब्रेशन आ रही है, जो कि मैंने भाई अपने सर्विस सेंटर पे दिखवाया कि जो है भाई ये वाइब्रेशंस क्यों है। तो मुझे पता चला कि भाई RS की जितनी बाइक्स हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भाई ये वाइब्रेशन प्रॉब्लम फेयरिंग की नहीं जा सकती, बस ज़्यादा टाइट करके हल्की कर सकते हैं, पूरी तरीके से ये बिल्कुल नहीं जा पा रही हैं। तो एक ये मेजर प्रॉब्लम मुझे लगी भाई कि क्या कहते हैं, हाँ इस चीज़ पे पल्सर बजाज वाले थोड़ा सा सही कर सकते हैं, और इस पर थोड़ा सा क्या कहते हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने RS 200 की ब्रेकिंग पे, जो कि पावर्ड है बाइब्री से, क्योंकि RC और वर्जन 3 दोनों में ही क्या कहते हैं इसी से ही है। लेकिन मेन मुझे ये लगा कि भाई इसमें मुझे थोड़ा सा ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है, जिसके कुछ बहुत रीज़न्स हैं जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि हैं इस वजह से ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भाई पहला रीज़न ये है कि जो है ये बाइक आगे से कुछ ज़्यादा ही भारी है और पीछे से उतनी ही हल्की है। और दूसरी चीज़ कि भाई जो सीटिंग पोस्चर है हम लोगों का इस बाइक पे, तो उस वजह से भी शायद नहीं आती है। बाकी भाई ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा नहीं आता कॉन्फिडेंस, 100+ जब होते हैं स्पीड पे तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस उस समय नहीं आ पाता है। तो अब मेरे को पर्सनली जो सबसे बेस्ट लगता है कि भाई क्यों नहीं है ऐसा, तो भाई ये थोड़ी आगे से ज़्यादा वेटेड है और पीछे से उतनी वेटेड ना होने की वजह से ऐसा है। बाकी भाई बाइब्री के ही हैं, लेकिन तब भी ऐसा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ भी पल्सर को और अपग्रेड करनी चाहिए। तो उसके लिए अब देखते हैं पल्सर वाले कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब हम लोग RS के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो भाई मुझे पर्सनली लगता है कि भाई वो कॉन्स में नहीं है, कुछ को लगता है वो कॉन्स में, कुछ को लगता है वो प्रोज में। तो भाई मैं अपना बताऊं तो मैं इसके लिए भाई ना बोलना चाहूँगा प्रोज में ना भाई कॉन्स में, तो भाई वो चीज़ है ये। तो भाई RS ने बहुत टाइम से मेरे को लगा जब से लॉन्च किया है बाइक, भाई जब से लॉन्च किया तब से इसको अपग्रेड ही नहीं किया है। तो भाई मैं जब अपना पर्सनल फेवर यहाँ पे रख रहा हूँ, तो भाई मुझे ये एनालॉग थिंग भाई बहुत ज़्यादा पसंद है।
जिसकी वजह से भाई मैं तो चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ रहनी चाहिए भाई। बाकी किसी भी स्पोर्ट्स बाइक में एनालॉग नहीं आता है, सब में डिजिटल मीटर आने लगा है। और मुझे भाई ये सेमी डिजिटल कंसोल भाई कुछ ज़्यादा पसंद है भाई एज़ कम्पेयर टू भाई RC एंड वर्जन 3 भाई। तो इसमें क्या कहते हैं भाई सीधे डायरेक्ट जाता है। तो भाई या तो फिर भाई जैसे 10R है उसमें भाई एक अलग ही टाइप का भाई वो रहता है, लेकिन उसमें भाई ये एनालॉग ही टाइप का लगता है भाई जिस स्टाइल से वो जाता है। तो भाई इसके लिए मैं भाई कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप लोग बताइए कि भाई मीटर ऐसा ही रहना चाहिए या भाई अपग्रेड करना चाहिए। बाकी बहुत लोगों को लगता है कि अपग्रेड होना चाहिए, तो भाई इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होना चाहिए भाई, अपग्रेड या भाई यही सबसे बेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम ID नीचे आ रही है, उस पर फॉलो कर लीजिए भाई। उस पर नए नए पोस्ट आते रहते हैं, रेगुलर नहीं आते भाई, लेकिन हाँ हफ्ते में एक आधा तो आ ही जाता है। तो मिलते हैं वहीं पर। कोई भी क्वेरी हो भाई आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। मत करो भाई मुझे फॉलो, लेकिन भाई आपको कोई भी क्वेरी है तो भाई आप ऐसे भी मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।